तो हेलो फ्रेंड्स, आज आज से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर की क्लास और वीकली करंट अफेयर की क्लास रहेगी। तो एक सप्ताह के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथ में आप लोग जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो आपका सबसे एक तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई वो हुई फर्स्ट टॉपिक IPEF। अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि ये आखिरकार ये है क्या, IPEF, है ना। तो ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या बोल रहा है? IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो मतलब इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का, और पैसिफिक इट मीन्स प्रशांत महासागर की बात हो रही कोई है। तो ये टॉपिक है आपका IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। देखो, इंडो पैसिफिक यानी आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को मिलाकर के क्या होता है, इंडो पैसिफिक बोल दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक फ्रेमवर्क, इट मीन्स ढांचा, और फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी संपदा यानी संपन्नता के लिए एक ढांचा बनाना, ठीक है, ताकि हिंद और प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्रों में क्या हो सके, संपन्नता आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके। उसके लिए एक क्या बनाया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही बॉडी है। क्लियर है? यानी इसको अगर हिंदी में आप बोल दो तो हिंद प्रशांत महासागर में संपन्नता लाने के लिए एक यह आर्थिक ढांचा है। आर्थिक ढांचा, इसका अगर हिंदी मतलब मैं अगर बोलूं तो ये इस तरीके से ये काम करता है, ठीक। ये अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये आखिरकार है क्या? तो ये USA का, अमेरिका का एक इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि एक आर्थिक संगठन USA का है एक, ठीक। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत 4 ढांचे हैं, या कि इससे पहले कुछ जो बेसिक चीज रहती है कि ये जो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ढांचा है, उसके अंतर्गत आपका ग्लोबल GDP यानी पूरे विश्व के GDP का 40% हिस्सा ये कवर करता है, ठीक है। तो पहले तो इसमें 14 देश शामिल है, ये लिखना जरूरी, 14 देश शामिल है और भारत भी इसका मेंबर है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 14 देश शामिल है, भारत भी इसका मेंबर है। साथ में इसमें जो ग्लोबल GDP है, ग्लोबल GDP का 40% हिस्सा है इसमें शामिल। ग्लोबल GDP इट मीन्स क्या है? वैश्विक जो GDP है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 40% हिस्सा क्या है? ये 14 देश शामिल करते हैं। साथ में जो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसका 28% केवल और केवल ये 14 देश के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। यानी ग्लोबल यानी वैश्विक जो गुड्स एंड सर्विस है, जो वस्तु और सेवाओं का जो क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता है, उसका 28% ये 14 देशों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें अगर अपन बात करें तो इसके अपन को 4 स्तंभ देखने को मिलते हैं। 4 स्तंभ इट मीन्स 4 कॉलम, यानी 4 स्तंभों पे ये काम करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 4 स्तंभों में काम करता है। 4 स्तंभ है इसके। पहला है व्यापार, व्यापार इट मीन्स ट्रेड। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सप्लाई चेन,
तीसरा है आपका अवसंरचना, अवसंरचना और क्लीन एनर्जी को आप शुद्ध ऊर्जा और विकार्बनीकरण। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और शुद्ध ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी। तो ये 3 हो गए। और एक चौथा है, चौथा को क्या बोला जाता है? चौथा है आपका कर और भ्रष्टाचार रोक। 4 स्टेज हैं। कर और भ्रष्टाचार रोकथाम मतलब टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी 4 स्तंभ, 4 स्टेजेस में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, आईपीएफ। तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि भाई इसके कौन कौन से स्तंभ होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। 4-5 टॉपिक आपको दे दिए, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो पहला है व्यापार, ट्रेड, कि किस तरीके से ट्रेड करना है हमें, किन चीजों का इंपोर्ट करना है, किन चीजों का एक्सपोर्ट करना है। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, कि भाई कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अवसंरचना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को बढ़ाना है, साथ में क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना है और विकार्बनीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद कर और भ्रष्टाचार रोकथाम। कर और भ्रष्टाचार रोकथाम मतलब टैक्स और हो गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कि किस तरीके से करप्शन को रोका जा सकता है। तो ये 4 स्टेजेस में काम किया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन एक ये बनता है, क्या जो सदस्य देश हैं, क्या जो सदस्य देश हैं उन्हें इन 4 स्तंभ में शामिल होना जरूरी है? तो नहीं, ठीक है। जो सदस्य देश हैं, जो 14 सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों का सभी स्तंभों में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एक स्टेटमेंट वाइज कि सदस्य देश क्या सभी स्तंभों में शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो कर दीजिए गलत। सभी स्तंभ, जैसे भारत जो है, इंडिया है, वो एक स्तंभ है, जैसे आपका व्यापार वाला, ट्रेड वाला स्तंभ, इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन दूसरा ये बनेगा, भारत किस स्तंभ में शामिल है और किस स्तंभ में शामिल नहीं है? तो भारत व्यापार वाले स्तंभ में शामिल नहीं है। अब उसके पीछे कारण क्या है? भारत व्यापार वाले स्तंभ में शामिल नहीं, उसके पीछे कारण देखिए, उसके पीछे सिंपल कारण यह है कि हमारा जो गुड्स वाला सेक्टर है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वस्तुओं में हम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो अगर हमने क्या कर दिया, ट्रेड वाला कर दिया, यानी फ्री ट्रेड कर दिया, तो उससे क्या दिक्कत होगी? भाई जो चाइना है वो अपना पूरा का पूरा माल क्या करेगा, हमारे देश में भेज देगा, वो भी फ्री ट्रेड हो जाएगा। जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं वो ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना इंडिया के लिए। तो इंडिया ने ये ट्रेड वाला जो है उसको उस स्तंभ में शामिल नहीं हुआ, बोला कि हमें उस स्तंभ में शामिल नहीं होना है, क्लियर। और भारत का कौन सा सेक्टर मजबूत है? सर्विस सेक्टर, ठीक है, क्लियर है। भारत का कौन सा सेक्टर मजबूत है? सर्विस सेक्टर। तो इस कारण भारत क्या ट्रेड वाले उसमें शामिल नहीं। अब दिक्कत क्या हो रही है, न्यूज क्या आई है, न्यूज आखिरकार आई है। न्यूज के पीछे कारण क्या है कि यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने एक प्रस्ताव रखा है। क्या हुआ भाई? यूएसए ने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव क्या रखा है कि जो सप्लाई चेन वाला है, जो सप्लाई चेन वाला कॉलम है, उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। अग्रिम सूचना मतलब समझते हो?
कि अगर इंडिया किसी देश के ऊपर, जो 14 देश शामिल है, उनके ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो पहले आपको यूएसए को बताना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाते, एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते कि बनी बहुत ज़्यादा निर्यात हमें नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा रही है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो भाई बताओ ये अच्छा है कि खराब है? आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए खराब है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्री ट्रेड के लिए खराब है। तीसरी बात, जो WTO की जो रिकमेंडेशन उसके खिलाफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीली ट्रेड होना चाहिए और हर देश क्या है अपने अनुसार ट्रेड कर सके। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ों के लिए खराब है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। ठीक है, तो यूएसए का कहना है कि जो सप्लाई चेन वाला कॉलम है उसमें क्या करना है आपको, प्री, या कि प्री से पहले एडवांस नोटिस, ये प्री को हटा दो, एडवांस्ड नोटिस देना पड़ेगा आपको, अग्रिम जानकारी देनी पड़ेगी, अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी? अग्रिम सूचना आपको देनी पड़ेगी कि भाई इंपोर्ट पर अगर आप कोई टैरिफ लगा रहे हो, ठीक, या कि आप एक्सपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, कोई प्रतिबंध लगा रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा। और ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, देखो जब आप किसी भी वस्तु पर क्या लगाते हो, टैरिफ लगाओगे तो क्या होगा, वस्तु महंगी हो जाएगी। अब देखो जैसे चाइना से आप क्या इंपोर्ट करते हो, टॉयस, खिलौने। आपका डोमेस्टिक खिलौना क्या है, उसके सामने टिक नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ उसके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत अच्छे खिलौने बहुत सस्ते दाम पे। अब देखो जो आप देख रहे हो कार आर के जो शीशे ग्लास को जो साफ करने वाली है, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आ गई वो सब क्या है, सब चाइनीज टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें चाइनीज टेक्नोलॉजी है। तो आप उन सब चीज़ों को किनारे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मार्केट में आ जाए तो आपका जो डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। साथ में वो सस्ते में उपलब्ध होगा तो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या करती है, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, मतलब आयात कर लगा देती है। और जब इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है तो वो सामान क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जब वो सामान महंगा हो जाएगा तो भाई अब महंगा हो गया तो भाई जिसको खरीदना है महंगे में खरीदे या कि इक्वल रेट में खरीदे, ताकि जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए उसके तुलना में। तो अब अगर ऐसा होगा कि भैया पहले से इंपोर्ट जो टैरिफ आप लगा रहे हो उसके बारे में आपको यूएसए को बताना पड़ेगा, तो आपको कारण भी देना पड़ेगा कि भाई किस कारण आप कर रहे हो। फिर साथ में आपकी पॉलिसी के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ना, आप सॉवरेन स्टेट हो, आप संप्रभु राज्य हो, ठीक है। तो आप किसी दूसरे देश के ऊपर कैसे निर्भर हो सकते हो, कोई पूछे। तो इसलिए इंडिया की इसमें क्या है, इंडिया का सभी देशों की इसमें, लेकिन यूएसए क्या है, यूएसए इज अ डॉन, है ना। तो यूएसए क्या है, डॉन है। तो भैया वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, कुछ ना कुछ उलझुल करता रहता है। तो ये इसका न्यूज़ थी, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। काहे कथा चल रही है ना, तो लिख लो ना भाई, कौन रोका है तुमको। एक टॉपिक हमने इजराइल और फिलिस्तीन इशू सुना है, इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दा, इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दा। अभी ये क्या हो गया, इसको कंप्लीट हो गए 75 साल, जब से इशू एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के उसमें आया था, संज्ञान में आया था। है तो बहुत पुराना इशू, लेकिन 75 साल कंप्लीट हुए हैं जब यूनाइटेड नेशन के संज्ञान में आया था। तो भाई यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को किया कि भाई किस तरीके से 7 लाख फिलिस्तीन वासी इससे प्रभावित हुए थे। क्या हुआ भाई, इस कमरे का फिलिस्तीन वासी है ना, इससे प्रभावित होते 7 लाख।
तो 7 लाख इससे फिलिस्तीन वासी प्रभावित हुए थे। तो ये इशू को लेकर के फिर से एक बार क्या है बात आगे बढ़ी है। तो आखिरकार ये इशू क्या क्या है? अब चीज हो रहा है कि 1948 में, अब ये घटना समझिएगा, 1948 में क्या घटना घटी? 1948 में घटना ये घटी कि जो फिलिस्तीन वाले हैं, जो फिलिस्तीन के हैं, उनकी स्थान को, जो उनके क्षेत्र को किसको दिया गया? इजराइल को। जो इजराइल में कौन रहते हैं? जूस, ठीक है, जिसे तुम क्या बोलते हैं? यहूदी। तो यहूदियों का क्या कहना था? ये हमारे पूर्वजों का, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों का स्थल है, पूर्वजों का स्थल है। और वहीं जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन में कौन रहते हैं? मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम्स का कहना है, मुस्लिम्स तो चूंकि वहां पे हमेशा मेजॉरिटी में रहे, वहां से हमेशा बहुसंख्यक रहे हैं, तो इसको लेकर के इशू हुआ कि 1948 में यह बोला गया कि एक तरीके से टू नेशन थ्योरी, 1948 में टू नेशन थ्योरी को डेवलप किया गया। 2 राज्य की थ्योरी, एक राज्य होगा इजराइल एंड एक राज्य होगा फिलिस्तीन। इजराइल किसके लिए? जूस के लिए। और फिलिस्तीन किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो टू नेशन थ्योरी को 1948 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया, ठीक है। क्लियर है? देखो 75 साल, यानी ये मैं बोल रहा हूं कि 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1948 से लेकर के अभी तुम कर लो 2023, 75 साल कंप्लीट हो गए ना, 75 ईयर। तो 75 ईयर कंप्लीट हो गए, तो यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर उस बात को याद किया और उसको मुद्दे में हाईलाइट किया है कि भैया ये वही समय था, 75 साल पूरे हो गए जब 7 लाख फिलिस्तीन वासी को क्या होना पड़ा? बेघर होना पड़ा, या कि अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी आपदा थी उनके लिए। तो ये बोला जा रहा है कि 1948 में क्या इशू हुआ था कि भाई फिलिस्तीन जो स्थान था वो इजराइल को दे दिया गया, यानी 2 भागों में बांट दिया गया, टू नेशन थ्योरी कर दी गई। इजराइल एक देश के लिए, फिलिस्तीन एक देश के लिए। इजराइल इट मीन्स जूस के लिए, फिलिस्तीन इट मीन्स मुस्लिम्स के लिए। 2 नेशन थ्योरी, ठीक है। 1917 में ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया? एक बाल्फोर घोषणा, बाल्फोर डिक्लेरेशन। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें यह बोला गया कि भाई जो जूस हैं, जो यहूदी हैं, उन्हें अपने राष्ट्र में भेजा जाएगा। उनके लिए एक स्वदेशी ग्रह, ग्रह से मतलब प्लैनेट वाला नहीं, घर वाला ग्रह, ठीक है, स्वदेशी ग्रह उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बाल्फोर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देगा तो आप समझिएगा ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया था बाल्फोर घोषणा, बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें यह बोला गया यहूदी अपने राष्ट्र में उन्हें भेजा जाएगा, स्वदेशी उनके लिए एक ग्रह तैयार किया जाएगा। तो 1917 में यह घटना हुई। देखिए यहां तक तो ठीक था। जैसे 1917 में यह घटना हुई, तो इसके बाद क्या चीज हो रही है? इसके बाद नरसंहार शुरू हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो रहा है। 1920 से 1940 के बीच, 1920 से 1940 के बीच क्या हुआ था? यहूदियों का सबसे ज्यादा नरसंहार किया गया था। कहां पे? स्पेशली जर्मनी में, ठीक है। तो जो यहूदी थे, जो जूस थे, उन्हें काफी प्रताड़ना इट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन, प्रताड़ना सहनी पड़ी, स्पेशली जर्मनी में। जर्मनी में किसका शासन था? हिटलर का शासन था भाई साहब। और हिटलर क्या करता था? हिटलर ने शुद्ध और अशुद्ध रक्त के आधार पर बांट दिया था और बोला था जूस क्या है? अशुद्ध रक्त वाले हैं और हम क्या हैं?
शुद्ध रक्त वाले। तो अब वो क्या कर रहे हैं, समाज से अशुद्धता को खत्म कर रहा था, और उठाता था जूस को और गैस चैम्बर में डाल देता था। इंजेक्शन लाए, एक्सपेरिमेंट कर दे, जो बंदर के ऊपर करना था वो आदमी के ऊपर कर दे, और फिर देखे कि आदमी कैसे चेंज होता है, उसके अंदर हार्मोन कैसे चेंज होते हैं, वो किस तरीके की हरकतें करता है। ऊपर चढ़ जाता रहा हिटलर के, है ना, सिर में आ गए, जैसे हिटलर ने लगाए वो आदमी ऊपर चढ़ गए, बोले अब तो बंदर बन गया। ऐसा नहीं करता था भाई, खुद नहीं आता था, अपने लोगों को भेजता था। तो अगर चढ़ेगा भी तो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो जर्मनी में, तो जिसके कारण क्या हुआ था 1920-40 में, जब इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली, तो अब चूंकि 1917 में बाल्फोर घोषणा में क्या कह दिया गया था कि भाई इन्हें अपने घर में फिर से भेजा जाएगा। तो जितने भी यूरोप के जो यहूदी थे, अब धीरे धीरे उनका काम माइग्रेशन होने लग गया फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसके कारण इनका पलायन होने लग गया। माइग्रेशन इट मीन्स पलायन, इसके कारण पलायन होने लग गया। अब जो देखो माइग्रेशन जैसे होगा, पलायन होगा, तो यहाँ की जो लोग रहने वाले हैं उनके हित तो प्रभावित होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रहने वाले जो मुस्लिम्स है, जो अरब हैं, जो मेजॉरिटी में, उनके हित प्रभावित हुए। देखते देखते डेमोग्राफी चेंज होने लग गई, ठीक है। तो इसके कारण इनके हित प्रभावित हुए। यहाँ जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे, क्या हुआ, उनसे संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। जब बहुसंख्यक, जब आप उस क्षेत्र में जाओगे तो क्या होगा, वहां की जो लोकल कम्युनिटी उसके साथ आपका संघर्ष होगा ना। हर जगह आप यही देखते हो ना कि आप अभी क्या हो रहा था, जैसे न्यूज़ में क्या चल रहा था, मणिपुर वाला हो गया, या कि जो आपका तमिलनाडु वाला हो गया, जहाँ पे बिहार के मजदूरों के साथ क्या हो रहा था कि बिहार के मजदूरों के साथ थोड़ा सा अभद्रता की गई थी, वहाँ मारपीट, ऐसा न्यूज़ में चल रहा था। तो उसके आधार पे क्या था, क्योंकि वहाँ पे तमिलनाडु वालों को लग रहा है कि भाई बिहार के लोग आकर के यहाँ पे क्या ले रहे हैं, धीरे धीरे पूरा रोजगार ले रहे हैं, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उन्हें उनसे क्या समझ में आया कि हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे लोग यहाँ पे बस जाएंगे, और हमारी जो पॉपुलेशन वो कम होती जाएगी। तमिलियंस की पॉपुलेशन कम होगी और बिहारियों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो इस आधार पे वहाँ पे भी आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है, वही आधार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके आधार पे क्या होगा, 1948 में इसलिए पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ, ठीक है। जब संघर्ष प्रभावित होंगे तो 1948 में, चूंकि 1948 में ही क्या है, टू स्टेट नेशन की थ्योरी दी गई है। तो जैसे टू स्टेट नेशन की थ्योरी दी जाएगी, वैसे अरब जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे सक्रिय हो जाएंगे। आसपास के जितने भी मुस्लिम वो सब अपने आप को बोलेंगे कि भाई चूंकि ये तो मुस्लिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई दूसरी कम्युनिटी का कैसे आ सकता है। तो जितने भी मुस्लिम थे सब इकट्ठे हो गए किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और पहला अरब इजराइल युद्ध आपको 1948 में देखने को मिलता है, क्लियर है। उन्नीस सौ 1948 में पहला अरब इजराइल युद्ध। अब देखो पहला अरब इजराइल युद्ध किस किस के बीच में, मेनली कौन हो रहा था, जॉर्डन सामने आया। भाई जॉर्डन उस टाइम पे एक मजबूत देश था। मिस्र आया, मिस्र इट मीन्स इजिप्ट, और एक और जॉर्डन ले लेते हैं। तो 3 क्षेत्रों में आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है। जॉर्डन क्या था उस टाइम पे, एक मजबूत देश था अरब देश के लिए, ठीक। तो जॉर्डन ने किसके ऊपर, आपका वेस्ट बैंक एक क्षेत्र है यहां पे। मिस्र ने किसके, गाजा स्ट्रिप या कि गाजा पट्टी, और एक यरूशलेम, यरूशलेम क्षेत्र, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। पहला अरब इजराइल युद्ध जिसमें इजराइल हार गए मेनली। जब इजराइल हार गए तो युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में समझौता हुआ, और उसमें यह बोला गया कि ठीक है भाई, समझौता के तहत जॉर्डन को क्या मिल गया, वेस्ट बैंक का क्षेत्र मिल गया। जो इजराइल का जो अभी क्षेत्र मिला है
वेस्ट बैंक का क्षेत्र किसको मिल गया? जॉर्डन को मिल गया। दूसरा एक मिस्र ने गाजा स्ट्रैप वाला क्षेत्र ले लिया। जॉर्डन ने क्या कर लिया? यरूशलेम वाला क्षेत्र ले लिया। इसका अगर मैप अपन देखें तो थोड़ा समझते जाइए। ये इशू हमेशा हाईलाइटेड रहता है, हमेशा पेपर में आने की संभावना रहती है। और देखो पिछले 10, 15, 20 साल जब से लोग तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक हमेशा हाईलाइटेड रहता है। तो कुछ इस तरीके का मैप है ना। ये वाला जो आ जाता है आपका, ये वाला हिस्सा जो होता है आपका वेस्ट बैंक वाला हिस्सा हो जाता है। वेस्ट बैंक वाला हिस्सा इधर है आपकी गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, और ये वाला क्षेत्र हो जाता है आपका यरूशलेम वाला क्षेत्र। ठीक है, यह आपका इजराइल और फिलिस्तीन वाला इशू। तो यहां पे क्या है, जैसे वेस्ट बैंक का क्षेत्र किसने ले लिया? जॉर्डन ने ले लिया। गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र किसने ले लिया? मिस्र ने ले लिया। और यरूशलेम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी यरूशलेम। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है पहला जो अरब इजराइल युद्ध था इस तरीके से समाप्त हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। और साथ में इजराइल को किसका सपोर्ट है? यूएसए का सपोर्ट है। इजराइल क्या है? यूएसए। और यूएसए के सपोर्ट के साथ इजराइल क्या है? बहुत ज्यादा अब ताकतवर हो गए। तो उसके बाद फिर एक बार 1967 में 1967 में युद्ध हो रहा है। फिर से सेकेंड अरब इजराइल युद्ध शुरू हो रहा है। ठीक है, ये 6 दिन का युद्ध था। 1968 में सेकेंड अरब इजराइल युद्ध। ठीक, और सेकेंड अरब इजराइल युद्ध में इस बार कौन जीत रहा है? इस बार इजराइल जीत रहा है। और इजराइल जीत रहा है तो क्या कर रहा है? दूसरे क्षेत्रों को फिर से वो अब हथिया रहा है। हाँ, 1967 1967 में 67 1967 67 है 67 60 और 7। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? मिस्र से क्या ले रहा है? देखो यहां पे आ जाओ। मिस्र इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला, जो सिनाई प्रायद्वीप वाला क्षेत्र था, सिनाई पेनिसुला वाला क्षेत्र किसका है? मिस्र का। तो इस क्षेत्र को क्या कर लिया? इजराइल ने ले लिया। तो मिस्र के सिनाई पेनिसुला वाला क्षेत्र, ठीक है। जॉर्डन ने जो लिया था कौन सा भैया? वेस्ट बैंक का क्षेत्र भी लिया था। और साथ में ये आपका यरूशलेम वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों से हड़प लिया। और साथ में आपका एक सीरिया भी आता है, सीरिया की गोलन हाइट्स, इस क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया। यानी 1967 के युद्ध का परिणाम क्या निकला? अब इजराइल ने इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, सिनाई पेनिसुला वाला क्षेत्र, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और यरूशलेम वाला क्षेत्र, और मिस्र से ये वाला अपना गाजा स्ट्रिप वाला भी क्षेत्र ले लिया। और साथ में जॉर्डन से वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट्स ले लिया। तो इस तरीके से 1967 के युद्ध में किसकी जीत हुई? इजराइल की। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब क्या कर रहा है? अब वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो विवादित क्षेत्र है, चूंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या विवादित क्षेत्र है, और अब देखते देखते जो पहले पॉपुलेशन फिलिस्तीन वालों की बहुत ज़्यादा थी, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अब देखते देखते मुस्लिम्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इजराइल वालों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो फिलिस्तीन वालों के लिए जो जगह लोकेटेड की गई थी, अब वहाँ पे भी इजराइल क्या कर रहा है? अपना इनलीगल एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्लियर है? पूरा इशू समझ में आया? लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? नींद ही आने लग गई क्या? हाँ, देखो सुनो, अगर मैं तुमको ये बता दूं कि भाई क्या हुआ तो तुम समझ में आएगा?
जो मेन टॉपिक है जो तुम पढ़ रहे हो वो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं करंट में बोल दूं क्या हो रहा है तो तुम्हें पल्ले पड़ेगा। करंट भी किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? जो पहले घटना हो गई वही घटना आएगी ना। अब ऐसा कौन सी चीज, ये बताओ अभी करंट में ऐसा क्या चीज हो गया नया जो पहले से नहीं है लिंक्ड? बताओ। कोई नई प्रजाति की भी खोज की जाएगी तो किसी तो ग्रुप का हिस्सा होगा ना, तो आपको वो ग्रुप तो पढ़ना पड़ेगा। और वो जो प्रजाति है वो किसी तो लिस्ट में होगी तो आपको वो लिस्ट भी पढ़नी पड़ेगी। तो भैया करंट के साथ स्टैटिक, इसी को बोलते हैं तैयारी का एक सही क्रम, कि आप करंट के साथ साथ स्टैटिक भी तैयार कर लो, अदरवाइज आप तो तैयार करने वाले नहीं। ठीक है, क्लियर है? परेशान है कि सर तो बुलाए थे करंट अफेयर पढ़ाने के लिए, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें हिस्ट्री पढ़ाने लग गए 75 साल पहले की बातें सुनाने लग गए, है ना? यही होता है बाबू, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ भारत की क्या स्थिति है इसको लेकर के? महत्वपूर्ण तो भारत की स्थिति है ना। भारत क्या बोलता है? चुप रहता है। नहीं, भारत का है डी हाइफिनेशन की पॉलिसी। डी हाइफिनेशन मतलब क्या होता है कि इजराइल के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन वो अलग है और फिलिस्तीन के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन वो अलग है। ठीक है, पी गए पूरा। रुक जाओ रे, रुक जाओ, आ जाओ, जन्मों के प्यासे, अलग लेवल के यहाँ पे। अपना पिया उनको भी दिया, तो इसी को तो बोलते हैं प्यार। सब रोमांस क्या होता है? भाई भाइयों के बीच इतना इतना प्रेम है कि भाई खुद तो पिए हैं, तुम्हें भी पिलाएंगे, ऐसा थोड़ी है। सुख दुख का साथी है भाई, है ना? तो भारत का क्या है इसमें? भारत का क्या है इसमें? डी हाइफिनेशन की पॉलिसी भारत अपनाता है। डी हाइफिनेशन की नीति भारत अपनाता है। अब क्या है डी हाइफिनेशन की नीति? क्या है डी हाइफिनेशन की नीति के तहत भारत बोलता है कि इजराइल के साथ हमारे अलग द्विपक्षीय संबंध है और फिलिस्तीन के साथ अलग है। ये जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई ना 2014 से, तब से थोड़ा इजराइल और इंडिया के रिलेशन और ज़्यादा अच्छे हो गए। 2014 से पहले क्या हुआ करता था, चूंकि कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है। प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट इट मीन्स कि वो मुस्लिमों के हित को पहले रखती है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है ना, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रो मुस्लिम थोड़ी गवर्नमेंट है, तो वो मुस्लिमों के हित के लिए करती है, इसलिए वो फिलिस्तीन वाले इजराइल के साथ वो खुले तौर पर रिलेशन नहीं रख पा रही थी। यानी पर्दे के पीछे कार्यक्रम चल रहा है, पर्दे के पीछे कार्यक्रम कुछ ना कुछ चलता रहे, लेकिन पर्दे के सामने आप नहीं कर पा रहे, चूंकि आपको डर है कि जो दूसरे लोग हैं उससे क्या होंगे, आपको नफरत के उससे देखेंगे, है ना? लेकिन जब आप क्या हो जाए, जब आपका प्रेम बिल्कुल ऐसे उफान चढ़ जाए, है ना, रखा जाता है, तो ये देखा गया कि अरब कंट्री बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं होंगी। हमें इजराइल हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या है? इजराइल हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इजराइल के साथ जब हम रिलेशन बना रहे हैं तो जो दूसरे अरब देश हैं वो अगर इससे नाराज भी होते हैं तो थोड़ा हम उनको चल जाएगा। लेकिन पहले मोदी जी से पहले क्या हो रहा था कि हम दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने इजराइल के साथ रिलेशन बनाए वैसे क्या होगा, मुस्लिम जो अरब देश हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारा तो विवाद चल रहा है और आप उनके साथ रिलेशन कर रहे हो। तो पर्दे के पीछे कहानी चल रही थी। 2014 के बाद पर्दे के सामने आ गए और इजराइल अब हमारा सबसे अच्छा देश है, सबसे अच्छा मित्र देश है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, भरोसा तो तुम अपने पापा और मम्मी के ऊपर ना कर पाओगे। जब बात आती है सत्ता की तो नहीं पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, 10 सप्ताह तक कब्र में दफन ही नहीं किया गया,
तो जब बात आती सत्ता की और जब बात आती हितों की, जब बात आती स्वार्थ की, तो इंसान बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, बात नहीं कर पाओगे लेकिन थोड़ा तो भरोसा कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। हाइफरनेशन, ये भारत और इजराइल, ये बोल रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय संबंध है, यानी बायलैटरल रिलेशन है, और इसका फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही फिलिस्तीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशन, उसका इजराइल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? पहले क्या था, गांधी जी इसके खिलाफ थे, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। गांधी जी बोल रहे थे कि ठीक है, तुम्हारे साथ कभी हुई होगी हिंसा, तो अब तुम आकर के दूसरे को घर क्यों तबाह कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम इसमें मानते हैं और पूरी सांत्वना है, लेकिन अब तुम आकर के दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, उनका घर छीन रहे हो, तो ये भी तो सही नहीं है। और चूंकि कांग्रेस गांधी जी की राजनीति पे चलती थी, रणनीति पे, तो भाई कैसे कर सकती है? समझ रहे हो? सब लिंक करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 2, शनि ग्रह। हाँ, अब रुको, तुम्हारे ऊपर बैठाते हैं सैटर्न प्लैनेट, शनि ग्रह, है ना। शनि ग्रह में क्या हुआ है, शनि ग्रह में अभी 62 नए सैटेलाइट पता चले हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 62 नए सैटेलाइट पता चले हैं। सैटेलाइट इट मीन्स चंद्रमा, 62 नए चंद्रमा, जिसको आप सैटेलाइट का दर्जा देते हो। ठीक है, तो 62 नए चंद्रमा की खोज हुई है, जिस आधार पर अब शनि सबसे ज्यादा सैटेलाइट या कि उपग्रह वाला ग्रह बन गया। ठीक है, ये न्यूज थी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगी सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो शनि। पहले कौन था? बृहस्पति था। ठीक है, तो अब किसके पास है? शनि के पास है, सैटर्न के पास है। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में अगर कुछ और बात की जाए तो क्या है भाई? सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान में आता है शनि? 6ठे नंबर पे है ना। तो सूर्य से दूरी के आधार पर 6 नंबर पर आता है। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पर शनि कितने नंबर में? 6ठे नंबर में आता है। और क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बड़ा ग्रह में क्या? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सेकंड नंबर का कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। हीलियम से हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? शनि ग्रह के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन। और अब जब 62 नए चंद्रमा जुड़ गए हैं, तो अब इसके पास 145 सैटेलाइट हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सैटेलाइट सैटर्न है 145, कि भाई कितने? 145 सैटेलाइट, 145 उपग्रह अब शनि ग्रह के पास है। ठीक है, तो उपग्रहों की संख्या भी याद रखिए। और अब और वहीं अर्थ की बात किया है, तो अर्थ कितने नंबर का है? सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पहला, और दूसरा आकार में। 2 इसमें किसके बारे में? अर्थ, पृथ्वी के बारे में 2 और फैक्ट। तो आपका हो जाएगा दूरी में कितने नंबर का? 3रे नंबर का है। और आकार में कौन सा है? 5वें नंबर का है। ठीक है, आकार में 5वें नंबर का और दूरी में 3रे नंबर का।
फिर कुछ बाकी चीज़ें अपन ज्योग्राफी में डिस्कस करें हैं, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। ज्योग्राफी वाला जब अपन किए थे तो उसमें पूरे प्लैनेट के बारे में डिस्कस अपन किए थे कि कौन सा प्लैनेट क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इतनी चीज़ें आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक और टॉपिक शनि ग्रह वाला, शनिदेव 8 नंबर का। अरे तो यार से ऊपर लिखा है मेरे भाई पृथ्वी, हाँ, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पे और आकार में 5वें नंबर पे, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, हाँ भैया कौन से प्लेनेट से हैं? भैया हैं वो वाले प्लेनेट में जिससे जादू आया था। अभी भैया बाहर निकलेंगे और धूप मांगेंगे। अब दिक्कत ये है कि एसी में बैठ गए तो थोड़ा सा स्लो हो गया है। चलो अब आते हैं अपन मध्य पूर्व से डीप वाटर गैस पाइपलाइन। क्या है भाई इसका मतलब क्या है? मध्य पूर्व से डीप वाटर गैस पाइपलाइन, ठीक है। डीप वाटर मतलब क्या? समुद्र के नीचे से बात हो रही है, ठीक है। डीप वाटर गैस पाइपलाइन कि समुद्र के नीचे से क्या लाना है? गैस पाइपलाइन लाना है। और ये किसकी मदद से की जाएगी? तो ये थोड़ा सा एक जो ऑर्गेनाइजेशन वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सेज, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस, ठीक है। सेज की मदद से, यानी भारत सरकार ने क्या किया है? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? हेल्प मांगी, सपोर्ट मांगा है। किससे? सेज से, कि वो क्या करे, जो डीप वाटर गैस पाइपलाइन है उसको लाने में मदद करे। इंटर आगे क्या लिखा है? कहां पे? एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस ये क्या है? सेज क्या है? सेज है इंडिया एंड यूके की जो कंपनीज है, कंपनीज का जॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज, उनका जॉइंट प्रोग्राम है। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? साथ में समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, ठीक। तो उसको लेकर के सेज जो है, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस, तो उनसे हेल्प मांगी है कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि जो मध्य पूर्व से, मध्य पूर्व मतलब क्या, कहाँ है? कि भाई आपका जॉर्डन हो गया, आपका यूएई हो गया, आपका ईरान हो गया, आपका और कौन से हो गए? आपका कतर हो गए, और आपकी, हाँ, वहाँ से जितने भी कंट्रीज हैं, साथ में तुर्कमेनिस्तान भी, यहाँ सब क्या है? यहाँ सब गैस के भंडार अच्छे खासे पाए जाते हैं। तो ये सबसे हम क्या करें? गैस के भंडार क्या करेंगे? समुद्र के माध्यम से। कहाँ से? अरब सागर से, ठीक है। जो आपका अरबियन सी है, अरबियन सी, अरब सागर के माध्यम से हम अपने भारत देश में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे हम कि आपका यूएई, आपका सऊदी अरब, साथ में आपका जॉर्डन, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश हैं, ये क्या होगा? हमें ऑप्शन मिलेगा, हमारे को विकल्प हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? गैस को, जो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने देश में ला सकते हैं। अगर इस प्रकार के कुछ टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की कुछ गैस पाइपलाइन हम बना पाए तो, ठीक है। इससे क्या होगा? चलो इतना लिख लो। इससे क्या होगा आपका? इससे जो
भाई आपकी जो नेचुरल गैस के ऊपर किसकी डिपेंडेंसी है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर खर्चा लगता है, वो कम हो, कम से कम 7,000 करोड़ रुपए में कमी आएगी। अब सोचिए अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो 7,000 करोड़ रुपए आपके बचेंगे, जितना आप क्या करते हो इंपोर्ट करते हो, ऑयल को नेचुरल गैस को आप इंपोर्ट करने में जितना आप लगाते हो, और साथ में बैरियर्स कितने हैं, पाकिस्तान हो गए, इतना ज़्यादा बैरियर्स हो गए, वहीं से आपको लेकर के आना है। इसके अलावा आपको बहुत लंबा रास्ता, आपको रूट तय करना पड़ जाएगा। और अगर समुद्र से ही हुआ तो भाई देखो, समुद्र से ही हुआ तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, जैसे आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका मिडिल ईस्ट वाला कंट्री, यहाँ से उठाएंगे सीधे यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ वाला बीच वाला जितना भी स्थल वाला है वो सारा झंझट ही खत्म। तो जो बीच में पाकिस्तान बैरियर लगाता है हमारे लिए महत्वपूर्ण पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि रिलेशन खराब है, तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, और जो इतना भी आपको ऑयल और जो नेचुरल गैस के, पेट्रोल डीजल के जो आपको रेट बढ़े हुए मिल रहे हैं उनमें भी कमी आएगी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हो पाए तब ना कितने साल लगेंगे, हम जीवित रहेंगे भी कि न रहेंगे।